हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सेल का 4th पार्ट। बेटा आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत ऑन अनअकैडमी नीट। अनअकैडमी नीट पे बेटा हम पढ़ रहे हैं अभी मंथन बैच में। मंथन बैच है क्रैश कोर्स फॉर 2021 नीट। ठीक है, सेल का यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका 11th का हमने पहला चैप्टर पढ़ा है। हमने पहला सिलेबस जब शुरू किया तो हमने 11th में ये चैप्टर शुरू किया और इसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कवर। आज की क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स एज वेल एज साइटोस्केलेटन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर होंगी। मेक श्योर आप अपने एनसीईआरटी नोट्स बनाने के लिए तैयार हो। एनसीईआरटी रखो, एक पेंसिल, पेपर एंड पेन विद यू रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ। आई थिंक काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो अनअकैडमी पर नए हैं, बेटा अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको नीट की प्रिपरेशन कराता है। यूट्यूब पे अनअकैडमी नीट पे मंथन बैच चल रहा है फॉर 2021 नीट प्रिपरेशन। ये क्रैश कोर्स है लेकिन हर चीज अच्छे से डिटेल में कराई जा रही है। मैं कोमल यादव, आई विल बी टेकिंग बॉटनी सेशंस। एक हिस्सा हूं इस ऑसम और स्ट्रॉन्ग टीम का जिसमें सारे एकदम परफेक्ट ऑसम परफेक्ट टीचर्स, बेस्ट ऑफ टीचर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, सब कोई आपके साथ है। तो हमारा टारगेट है कि अंडर 1000 रैंकर्स हमारे पास से आए और बाद में ये बोल सकें कि हमने मंथन बैच को फॉलो किया था और यूट्यूब पे वो बहुत है पढ़ाई करने के लिए नीट की। ठीक है, तो इसी बात पे फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को बुला लो बेटा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन के लिए काफी चीजें हैं। तो आज समझो इसका प्रॉपर हम डिस्कशन किसी डाउट क्लास में भी जरूर करेंगे। ये है हमारा टेलीग्राम का आईडी। तो जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ बेटा अपडेट कर दिया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। जस्ट क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ के साथ साथ कुछ डीपीपीज भी, डेली प्रैक्टिस पेपर, ताकि आपने जो आज पढ़ा आप उसको चेक कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल रही हैं? आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक, ये ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट टॉपिक आज का। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। तो हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। असल में क्लोरोप्लास्ट अकेला एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, हम प्लांट में आ गए हैं। ठीक है, प्लांट में ही मिलता है हमको क्लोरोप्लास्ट। और ब्रॉडली बोलूं ना तो ये आता है कैटेगरी में प्लास्टिड्स की। हमारे पास 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट चीजों के स्टोरेज में इन्वॉल्व है। क्या करता है ये? स्टोरेज में इन्वॉल्व है। तो ल्यूकोप्लास्ट में मान लो ये एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? अगर प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। इसका नाम आपने सुना होगा एल्यूरोन लेयर के नाम से। एल्यूरोन लेयर कहां था? आपके पास मेज का दाना याद है आपको? उसमें पेरीफेरी पे यहाँ पे होता है एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म में, है ना, प्रोटीन रिच लेयर। दूसरा इसमें आता है स्टार्च को स्टोरिंग, जिसमें स्टार्च स्टोर होता है जिन सेल्स में, जिन प्लास्टिड्स में, उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोज होता है शुगर, अमाइलोप्लास्ट बोल देते हैं। अब मान लो फैटी एसिड्स वगैरह और फैट्स और ऑयल्स स्टोर कर रहा है कोई, है ना, जैसे आपका हो गया कैस्टर की सीड और ये सारी चीजें, तो हमारे पास थर्ड आ जाएगा एलेयोप्लास्ट। एलेयोप्लास्ट लाइक द ones that are storing fats and oils, फैटी एसिड्स और ऑयल्स जो स्टोर कर रहे हैं वो आ जाएंगे आपके एलियोप्लास्ट में बेटा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के प्लास्टिड्स कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, जो किसके काम आते हैं? चीजों को स्टोर करने के लिए। कौन से? एक जो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है वो एल्यूरोप्लास्ट, स्टार्च को स्टोर करने वाला अमाइलोप्लास्ट,
और फैटी एसिड्स और ऑयल को स्टोर करने वाला इलियोब्लास्ट। अब दूसरे वाले का नाम देखो, इसका नाम देखो, क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ये कलर स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो ये पिगमेंट स्टोर कर रहा है। ठीक, जैसे आपने कुछ प्लांट्स में देखा होगा, काफियों में देखा होगा इनफैक्ट, जैसे हरी मिर्च लाल में बदल जाती है, आम धीरे धीरे अपना कलर बदल लेता है, ग्रीन से ऑरेंजिश येलो हो जाता है ना, पपाया। तो ये सब क्या हो रहा है, आपका जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट था ना बेटा, वो अब धीरे धीरे सिर्फ कलर वाले पिगमेंट रखता है और बाकी सबको हटा देता है। तो इट गिव्स अ डिस्टिंक्ट कलर, जैसे कि वही रेड ऑरेंज येलो जो कलर आ रहे हैं वो ज्यादातर किससे आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोप्लास्ट अगर स्टोरेज किसका हो जाए, पिगमेंट्स का हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आपके पास कुछ कैरोटेनॉइड्स आ जाएंगे एंड वेरियस अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। कलर का एग्जाम्पल, ग्रीन चिली गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड चिली, लाल मिर्च काली मिर्च, सॉरी हरी मिर्च लाल मिर्च में बदल जाएगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का सबसे पहले तो लिख लो फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है बेटा, ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका साइट है ये, फोटोसिंथेसिस का साइट है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है मैम, क्या फोटोसिंथेसिस पूरा हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे? नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है आपके पास, तो हम वहां डिटेल में लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उसके ऑर्गेनली जहाँ पे वो होता है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो फंक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखो, सेकेंड पॉइंट, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है बेटा ये, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। ठीक है, अब इसके ना डायमेंशंस एनसीईआरटी में दे दिए हैं, कौन कितने साइज का है और क्या है, तो वो थोड़ा याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया ना तो इंपॉर्टेंट है। जैसे विड्थ, थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी होती है और लेंथ कितनी है क्लोरोप्लास्ट की, तो ऑन एन एवरेज बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही साइज का मिलेगा एग्जैक्टली, कुछ छोटे भी हो सकते हैं कुछ थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली साइज आपको यही मिलेगा, एवरेज यही मिलेगा। जैसे थिकनेस इसकी आ जाती है 2.4 माइक्रोमीटर एंड लेंथ अराउंड इसकी काफी बड़ा लेंथ में आ जाता है, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर का लेंथ आ जाता है इसका। क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, सो देयर कैन बी 1 or many chloroplasts in a cell, or many chloroplasts in a cell, chloroplasts in a cell। ठीक है, ये भी पॉसिबल है बेटा, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये बेसिक पॉइंट्स है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, वील लुक एट द प्रॉपर स्ट्रक्चर दैट वी हैव। क्लोरोप्लास्ट का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपके पास, यहीं पे बना रही हूं मैं, हाँ, आपके पास आता है डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो ब्लैक से बना रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ये तो आई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर की तरफ एक और फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है बेटा। जब हम डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोलते हैं ना तो 2 फॉस्फोलिपिड बायलेयर होंगी, 2 फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होंगी। कैसे, अगर मैं इसको मैग्नीफाई कर दूं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आउटर मेम्ब्रेन हुई है और ऐसी ही एक और है यहां पर, ये वाली। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसके बाद पूरा अंदर फ्लूइड, पूरा अंदर फ्लूइड होता, फ्लूइड जो लिक्विड सा कुछ जो आपका वो है
कह सकते हो आयन और पानी वानी वाला स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भी है, लेकिन ज्यादातर इधर है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है मैम डार्क रिएक्शन? शुगर बनता है। क्या होता है मैम उसमें? फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ डार्क रिएक्शन समझो यहाँ। इसके बाद आते हैं हम अगला अंदर वाले लेयर पे। यहाँ अंदर ना ऐसे लेयर्स होते हैं, वी हैव लाइक दीज स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये जो अभी थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के लिए ना मैं इसके आसपास ब्लैक कलर से ऐसे बना देती हूँ, देखो ये ऐसा ऐसा है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, ये जो एक गोला है ना, इमेजिन करो ऐसे जैसे आपने एक के ऊपर एक जेम्स रख दिए हो, ठीक है। तो आपने जब ये जेम्स रखे तो ये एक सिंगल कहलाया जाता है थाइलेकॉइड। एक सिंगल को बोलते हैं थाइलेकॉइड। पूरे के पूरे स्टैक को, ये जो एक के ऊपर एक रखा है, जैसे कॉइन्स रख दिए हो एक के ऊपर एक, तो एक कॉइन को आपने थाइलेकॉइड बोला, पूरे के पूरे को आप बोलते हो ग्रैनम। ग्रैनम सिंगुलर, एक स्टैक। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे स्टैक्स रख दूं, बहुत सारे ग्रुप रख दूं, तो वो कहलाया जाएगा ग्रैना, ठीक है, प्लूरल। अब आप देखो एक ग्राना को दूसरे ग्राना से जोड़ता हुआ स्ट्रक्चर है बीच में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा लैमिले इज द वन जो थोड़ा सा लंबा है और दो ग्राना को साथ में जोड़ता है, ठीक है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपको थाइलेकॉइड में और स्ट्रोमा लैमिले में होता दिखाई देगा। लेकिन एक तरीके से बेटा ये जो स्ट्रोमा लैमिले है ना, ये जो दो को जोड़ रहा है साथ में, ये कुछ नहीं है, ये बस एक एक्सटेंडेड, एक थोड़ा सा ज्यादा लंबा थाइलेकॉइड है। इसमें और थाइलेकॉइड में कोई डिफरेंस नहीं है खास, ये सेम है जैसा थाइलेकॉइड होता है, बस थोड़ा सा लंबा है और स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है। जैसे आप देखो ये वाला रीजन, ये रीजन जो है, ये रीजन जो है, ये स्ट्रोमा को टच नहीं करता। जैसे आप मानो पराठे रखे आपने, दो आलू के पराठे, ठीक है, और उस पर डाल दिया बटर, तो बटर फैलेगा सब जगह, बीच में नहीं घुसेगा ना दोनों के। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन्स, अप्रेस्ड रीजन। और जो पार्ट जिसपे मक्खन लग सकता है, तो जो पार्ट डायरेक्ट इस लिक्विड के कांटेक्ट में है, स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, वो कहलाता है अनअप्रेस्ड। जैसे कि ये वाला रीजन ले लो, ये अनअप्रेस्ड है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो इसके पास अपने 70S राइबोसोम्स हैं बेटा, ठीक है, अपने 70S राइबोसोम्स हैं। और उसके साथ साथ इसके पास अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, अपनी प्रोटीन मशीनरी कैरी करता है, प्रोटीन बनाने वाला। तो मतलब अपना कुछ हद तक काम ही कर रहा होगा, है ना। अपना जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, अपना प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स लेके आया है, तो कुछ कुछ अपना काम खुद कर रहा है ना। ऐसे ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं? सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस मतलब कि अपने पे डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पे। लेकिन आधा क्यों बोला? क्योंकि कुछ पार्ट, कुछ हिस्से, कुछ काम जो क्लोरोप्लास्ट के हैं उस पे थोड़ा सा कंट्रोल न्यूक्लियस का है, क्योंकि न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल, तो थोड़ा ध्यान तो रखेगा ना, तो वो वाला काम। सो इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों? क्योंकि अपना क्रोमोसोम, अपना जेनेटिक मटेरियल ये, और अपना 70S राइबोसोम।
ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया, फंक्शन समझ आया बच्चा, पूरा ऑर्गेनली, और उसके साथ साथ सारा डिटेल, सब डिटेल कौन से चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। अच्छा, एक चीज और इसमें जो आ जाती है दैट इज कि आपसे पूछ लेते हैं कभी कभार कि शेप कैसी है क्लोरोप्लास्ट की। तो ये ना मैंने एक जगह आपको लिख के यहाँ टेबल में दे दिया है, जहां पर भी आए ये सवाल थोड़ा एक बार वहां पे एनसीईआरटी में लेबल कर लेना, क्योंकि ये चीज आपको ना प्लांट किंगडम में मिलेगी बेटा, बाकी कहीं नहीं आती, प्लांट किंगडम में आपको ये मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा टेबल मैं आपको दे रही हूँ, आप पे डिपेंडेंट है, चीज लिखना हो लिख लेना, नहीं लिखना हो नो प्रॉब्लम। अब आप पूछ रहे हो मैम कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछने दिमाग में आता है मैम कौन सा याद करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट कप शेप फॉर क्लमाइडोमोनास, रिबन शेप स्पाइरोगायरा, डिस्कॉइड वॉशेरिया, ए आता है यहाँ वॉशेरिया, ठीक है, और ये एंजियोस्पर्म वाला याद रख लेना, बस ये 4 कर लेना याद, इंपॉर्टेंट है बस, बाकी तो जस्ट गिव इट अ रीडिंग, एक रीडिंग लगा देना, ठीक है। और अगर बाई चांस एनसीईआरटी में कहीं आ जाए तो प्लांट किंगडम में आएगा, तब मैं वहां पे दोबारा रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एनर्जी बनती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी का सिंथेसिस होता है। पूरा प्रोसेस की एटीपी बनता कैसे है वो हम बेटा एक और चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। दोनों के लिए प्रॉपर अच्छे डिटेल में आपके पास चैप्टर्स हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे एम्फेसिस करेंगे, लेबलिंग देखेंगे, और हम इसके डिटेल्स उठाएंगे कि क्या फंक्शन, कैसे बना एटीपी, क्या हो रहा है, कहाँ है, कैसा है, ये सब कुछ पहुंच जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है। स्ट्रक्चर समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से सुना है, इसमें तो कुछ नया नहीं है मैम, ठीक है। इसमें भी डायमेंशंस दिए हैं, साइज दिया हुआ है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ऑन एन एवरेज। तो इन्होंने बोला कि जो डायमीटर है ना, दैट डायमीटर इज फ्रॉम 0.1 to 1 माइक्रोमीटर, ऐसा ही कुछ साइज दिया हुआ है, 0.1 या 0.2 दिया है, एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना। ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर की थिकनेस दी है डायमीटर, ठीक है। और लेंथ के हिसाब से अगर आप जाते हो तो वो आ जाता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अब आप इसको देखो और क्लोरोप्लास्ट को देखो, डिफरेंस है ना, क्लोरोप्लास्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा क्योंकि साइज में भी डिफरेंस है। और आप नीचे देख सकते हो, देखो कैसे मूव कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, मैं भी मूव कैसे कर पा रहा है, साइटोस्केलेटन, अंदर ही अंदर आपका साइटोस्केलेटन इसको मूव करवाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास और फिर से दो सेल्स हैं, तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या है ये, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्गेनेली, और एक चीज का ध्यान रखना कि हम ना माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से स्टेन कर सकते हैं। क्या स्टेन, इट इज कॉल्ड एज अ वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन्स वो होते हैं जो सेल को मारते नहीं हैं। हमने जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ा, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। किसी को अगर रेफर करना हो तो उसको देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमने स्टेनिंग दिखाई, सॉरी हमने जो ग्राम स्टेनिंग पढ़ी, हमने सैफ्रनिन से स्टेन किया था, सब कुछ इनके आते ही ना सेल मर जाता है, ये ठीक नहीं है सेल के लिए, राइट, तो टॉक्सिक है। लेकिन वाइटल स्टेन्स जैसे कि जैनस ग्रीन, जैनस ग्रीन एक ऐसा स्टेन है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए रखते हैं, लगाते हैं सेल पे, और सेल मरता नहीं है। तो आप एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, ये देख सकते हो। और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी और पीछे बैठा आपका क्लोरोप्लास्ट, दोनों
बाइनरी फिजन शो करते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बोथ ऑफ देम दे परफॉर्म और दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। इसका इंपॉर्टेंस है, अभी बताती हूँ कैसे, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर की बात करी तो इसी से बना दे। देखो थोड़ा ऐसे ना एलोंगेटेड सॉसेज शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा। तो ये तो है इसकी बेटा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बच्चा, ठीक। ये होती है कंटिन्यूस, और इसमें कुछ अंदर ऐसे खिचड़ी पिचड़ी नहीं है, ये स्मूथ है, स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ बनाया है इसको। हाँ थोड़ी ज़्यादा परमिएबल है, ज़्यादा चीज़ों को क्रॉस करने देती है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेती, आउटर मेम्ब्रेन है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कुछ। लेकिन इनर मेम्ब्रेन दिखाती है इंटरनल बेंडिंग, इनको हम बोलते हैं इनवैजिनेशंस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। थोड़ा याद करो, मीजोसोम जैसी नहीं लग रही कहानी, मीजोसोम में भी ऐसे ही होता था, है ना। तभी हम मीजोसोम को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये जो अंदर की तरफ बेंडिंग दिखाई किसने, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बेंड्स ऑन द इनसाइड, और बेंड होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टे। अब क्रिस्टे बना क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अंदर वाली मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करने की कोशिश करी हमने, हमने सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, मेरी बात समझे। अब देखना अगली बात, इसके अंदर वहां पे फ्लूइड को हमने क्या बोला था, स्ट्रोमा, है ना। यहां पे हम इसके फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में रेस्पिरेशन होगा, सारे एंजाइम्स रेस्पिरेशन के आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे। ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, citric acid cycle are found in matrix except एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में ना होकर कहां प्रेजेंट होता है, पीछे नहीं, बाद में यहां दिखा दी, यहां लिख देती हूं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड, यहां सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज अटैच्ड। फिर से बोल रही हूं ये वाला पॉइंट, जितने भी एंजाइम रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल में चाहिए होंगे वो सारे के सारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 9 से 10 एंजाइम आपको चाहिए होते हैं, उनमें से सिर्फ एक एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को चिपका हुआ है, और वो है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज। इसको बस यहां ध्यान रखो, कहां आता है, कैसे आता है, कब आता है, सब समझाऊंगी मैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सस्पेंस बना रहने दो ना, उन चैप्टर में भी तो बहुत कुछ है समझने को, ठीक। इसी मैट्रिक्स में हमें मिलेंगे वो वापस से 70S राइबोसोम्स, और उसी के साथ साथ अपना जेनेटिक मटेरियल, तो क्या मिला, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसने फिर ऐसी ही कहानी कर दी जैसा क्लोरोप्लास्ट ने किया था। क्लोरोप्लास्ट ने क्या करा था, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या सिमिलैरिटी थी और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, ध्यान देना बात पे। इसके पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके पास भी 70S राइबोसोम है, ये बाइनरी फिजन शो करता है, ठीक है। पीछे जाते हैं, इसके पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 70S राइबोसोम है, ये भी बाइनरी फिजन शो करता है।
तो पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल और अपना 70S राइबोसोम मतलब कि प्रोटीन की मशीनरी है, इसलिए ये हो गए क्या, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ये भी सेमी ऑटोनॉमस है, आधा खुद पे डिपेंडेंट, आधा न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ये भी है। लेकिन कहीं आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी क्या प्रोकैरियोट से मिलती जुलती नहीं लग रही? प्रोकैरियोट्स में जो ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना बेटा, इसमें ग्वानिन और साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, ज्यादा ग्वानिन और साइटोसिन होता है इसके डीएनए में। इधर भी हमने कुछ ऐसा ही देखा, इसमें भी देयर इज हाई ग्वानिन एंड साइटोसिन कंटेंट, 70S राइबोसोम्स। ठीक है, अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें ज्यादा जीसी कंटेंट है, ग्वानिन और साइटोसिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। एक थ्योरी दी गई थी, एक थ्योरी दी गई जिसका नाम हमने रखा एंडोसिम्बायंट थ्योरी। मैं यहां लिख रही हूं एंडोसिम्बायंट थ्योरी। एंडोसिम्बायंट थ्योरी ये कहती है कि शायद कभी पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल थे। फिर इनको किसी यूकैरियोट ने खाया और रियलाइज किया कि यार ये तो मेरे काम आ सकता है, तो सिम्बायोसिस कर लिया कि तू यहाँ रुक, मैं तेरे को जगह देता हूँ रहने के लिए, थोड़ा तेरा काम मैं संभालूंगा और मेरे लिए प्लीज बैठ के तू एनर्जी बना दे। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट को बोला तू मेरे लिए खाना बना के दे। तो एंडोसिम्बायंट थ्योरी क्या कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर previously free living बैक्टीरिया, और फिर वो यूकैरियोट ने खा लिया और उसमें आके रहने लगे हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी है इनकी, एकदम फेरी टेल टाइप। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और उनका सेमी ऑटोनॉमस नेचर, उनका आधा सेल्फ डिपेंडेंट नेचर, और उसके साथ साथ एंडोसिम्बायंट थ्योरी भी। ठीक है, एंडोसिम्बायंट थ्योरी भी। अब आप बोलो मैम ये ऊपर क्या बना हुआ है, मस्त लग रहा है बड़ा। ये है आपका F1 F0 पार्टिकल, ये है आपका F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, F1 F0 पार्टिकल, या आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीजोम्स, या आप इसको बोल सकते हो फर्नांडो मोरेंस पार्टिकल, फर्नांडिस एंड मोरेंस पार्टिकल। ठीक है, और या फिर सिंपल बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आप इसको बोलो एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस, इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो ये नीचे वाला जो 1 जैसे दिख रहा है वो 0 है, जो 0 जैसा दिख रहा है वो 1 है, ये 1 जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम F0 पार्टिकल। ये गोले जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम F1 पार्टिकल। तो ये F1 जो है ना, ये यहाँ पर बाहर की तरफ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ता है और ATP बनाता है। अब देखो देखो जा रहा होगा, यहाँ से जाएगा ब्लू कलर का एक, सी ये एक गए ब्लू ग्रीन, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, और यहां से देखना है छोटा सा ATP, ये ATP निकाल देता है इधर, ATP रिलीज्ड। कैसे, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और कैसे काम करेगा, क्या होगा मैम? वो ये तो बड़ा मस्त है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। ठीक
डिटेल में समझाऊंगी सारा, एकदम बहुत डिटेल में, तब बोलोगे मैम इतना डिटेल नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाउ इट वर्क्स। अब मैंने आपको दिखा तो दिया ये यहाँ पे है, लेकिन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं दिखाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका लोकेशन क्या होगा, इधर लगा होता है बेटा, ऐसे नॉब जैसा ना, इधर लगा होता है सिस्टर्ने पे, सॉरी क्रिस्टे पे, क्रिस्टे पे होते हैं ये आपके ऑक्सीजोम्स। फंक्शन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब मैं आपको ना एंडोसिम्बायंट थ्योरी में मैंने क्यों बोला कि ये प्रोकैरियोट से मिलते हैं, ये पॉइंट मैं लिस्ट कराना चाहती हूँ, यहां लिख रही हूं मैं एक एक करके। पहला पॉइंट, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इनके पास, दोनों के पास, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा, 70S राइबोसोम्स हैं दोनों के पास, ठीक है, दोनों के पास है। थर्ड, हाई जीसी कंटेंट इन देयर जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा गुआनिन और साइटोसिन है इनके जेनेटिक मटेरियल में। फोर्थ, दोनों बाइनरी फिजन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ, पोरेंस प्रेजेंट है, पोरेंस इन आउटर मेम्ब्रेन। पोरेंस अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बड़े बड़े पोर्स होते थे, एक्वा पोरेंस सुना आपने, पानी के आने के लिए था, याद आया। तो एक्वा पोरेंस जैसे ही बड़े बड़े पोर्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में बेटा, इनर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट नहीं होते, प्लीज रिमेंबर दिस। और इन 5 पॉइंट्स के वजह से हमने ये कहा कि ये प्री एग्जिस्टिंग, शायद पहले अकेले रहने वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे, और अब वो अंदर घुस के रहने लग गए हैं किसी यूकैरियोट के, और अभी खुश है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऐसे 2 ऑर्गेनेली जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। बढ़िया, चलें आगे। सेकेंड ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। सिंगल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, डबल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब आ जाओ नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस। अब आप देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके आसपास, कैन यू सी, कोई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं है। राइबोसोम्स आर 1 मेम्ब्रेनलेस 2 प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या कहते हैं हम इनको, प्रोटीन की फैक्ट्री है ये। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। सो दे आर साइट ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का साइट है, 2 पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनल नहीं है, एक मतलब एक पूरा वो नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं रहता पूरा टाइम, 2 हिस्सों में रहता है। एक कहलाता है इसका लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। क्या है ये, स्मॉलर सब यूनिट। ऑल राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। इन दोनों टुकड़ों को जुड़ने के लिए, एक बड़ा है साइज में, एक छोटा है साइज में, इन दोनों को जुड़ने के लिए मुझे ऑप्टिमम मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए, आई रिक्वायर, इन दोनों को अगर साथ जोड़ना है ना, इन दोनों के एसोसिएशन के लिए, इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए ऑप्टिमम मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों साथ नहीं जुड़े तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर सेल, है ना। प्रोटीन का होना तो जरूरी है, हर एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है, सब कुछ, कितने सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन से बने, और एंजाइम के बिना कोई काम नहीं होगा हमारी बॉडी में। तो मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया दो इसको, एकदम बिंदास, तो ये काम करेगा, ठीक। ब्रॉडली आपने 2 तरीके के राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है। एक आपने पढ़ा 70S अभी तक,
और एक होता है बेटा 80s। 70s हमको मिलता है प्रोकैरियोट्स में, और अभी जस्ट आपने पीछे देखा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है बच्चा, यहां पर आपको 80s मिलता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में कौन मिलेगा 80s। स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट, इसमें भी आएगी छोटा स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर का 30s, लार्जर 50s। मैम ये तो ऐड होके 80 हो रहा है, और ये एस क्या भूल ले जा रहे हो आप, एस क्या होता है। तो इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, देखते हैं जरा। जो स्मॉलर सब यूनिट है या जो लार्जर सब यूनिट है, इसके आगे हम एस टर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लेके जाओ, ठीक है, आपने बहुत स्पीड में एक सॉल्यूशन में डाल के ये राइबोसोम्स को घुमा डाला, ठीक है, तो जिस वैल्यू पे वो आके सेटल होता है ना, सेडिमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो मान लो कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट साथ चिपके हुए हैं, तो वो यहां आके बैठेंगे, इधर बैठेगा, तो हम ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 70 ऐसे है बिकॉज एस हियर स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है आपको, ये बताता है साइज और डेंसिटी बेटा, साइज और डेंसिटी। ये वेट नहीं बता रहा है, ये मास नहीं बता रहा है आपको, इसलिए ऐड नहीं हो रहा है ना। साइज एंड डेंसिटी, क्योंकि हल्का सा अंदर फिट होता है तो साइज दोनों का अलग अलग डिफरेंट है, और साथ में आगे जैसे आप सोप बॉक्स नहीं होता, साबुन का डब्बा या कोई भी डब्बा जिसके अंदर आप घुसा रहे हो उसको, तो सम पार्ट, थोड़ा सा पार्ट अंदर घुस जाता है, तो साइज भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है कंपैरेटिवली। अलग होते हैं तो थोड़े बड़े होते हैं, साथ आते हैं तो थोड़ा टोटल मैथ्स नहीं हो रहा है ना। और डेंसिटी के बेसिस पे उसने बोला 70s 80s। ठीक है, 80s वाले में लार्जेस्ट सब यूनिट 60s की होती है, अकेले होगी तो, और वैल्यू देता है ये नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट 40s की। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 50s राइबोसोम के अंदर या सब यूनिट के अंदर 50s वाली में 23s rRNA राइबोसोमल आरएनए होता है, और इसके साथ साथ 5s rRNA होता है, 2 RNA। R क्या है, राइबोसोमल, rRNA इज अ बायोमोलिक्यूल। जैसे डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ऐसे ही आरएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड में ही लेते हैं। आपने बायोमोलिक्यूल्स में या तो पढ़ा होगा या आप पढ़ोगी। ठीक है, मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझाया है कि कितने टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी कितने टाइप के आरएनए होते हैं, और उनका फंक्शन कैसे है और वो कैसे बनते हैं। तो अगर आपको वो चीज रिवाइज करनी हो तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक सेशन देख लेना, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। नीचे वाले में देयर इज 16s rRNA, मतलब अगर आप इसको बिल्कुल ही खोल दो ना, बिल्कुल ही खोल दो, आपने क्या किया, छोटे छोटे फॉइल नहीं होता था, अलग अलग कलर के फॉइल ऐसे कि खुद ऐसे बस मुचोड़ दिए और इकट्ठे कर दिए, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो ना, सबका साइज और डेंसिटी अलग होगी। ठीक, अब ये आ गया यहाँ पे 80s में। 60s राइबोसोम्स में आता है 28s rRNA, 5s rRNA प्लस 5.8s rRNA। ठीक है, और नीचे इधर आता है 18s rRNA। सो ये है कुछ कॉम्पोजिशन इसका, थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप आराम से देख के लिख सकते हो। 70s को हटाओगे खोलोगे तो 30-50 बनता है,
ATS को ओपन करोगे तो 40-60 बनता है। ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन, ये S जो है वो वैल्यू है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की, जो आपको साइज, डेंसिटी और ऐसे बहुत सारे कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स को जोड़ के पता चलती है, डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत राइबोसोम्स। अब आप जानते हो कि ER को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर कोई राइबोसोम चिपका होगा तो वो कौन सा वाला होगा? 70S या 80S? जो राइबोसोम ER को चिपका है मतलब वो यूकैरियोट का राइबोसोम है, और यूकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है? 80S। ठीक है, 80S वाला राइबोसोम होता है। लेकिन आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स में हमने कहा था एक सिंगल mRNA के स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स चिपक सकते हैं, है ना? इस स्ट्रक्चर को क्या बोला था हमने? याद आया कुछ? इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था पॉली राइबोसोम्स या फिर पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स, ठीक है। तो ओवरऑल राइबोसोम्स का मेन फंक्शन प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। जो बच्चे सिर्फ 11th में है वो 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां क्लियर हो जाएंगी चीजें, कैसे बनता है, कौन बनता है, क्या बनता है। ठीक है, जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ ऑलरेडी, उनको मैं ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टाइप्स ऑफ RNA वाला सेशन रिवाइज कर लेना इसके साथ साथ। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन DNA? डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। किसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल खुद का प्रेजेंट है? डिक्टियोसोम्स कुछ नहीं होता है, गोल्जी का ही काइंड ऑफ दूसरा नाम है, सिमिलर टू गोल्जी। तो ना गोल्जी के पास, ना लाइजोसोम के पास बेटा, ना पेरोक्सिसोम के पास, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, क्लोरोप्लास्ट भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का प्रेजेंस कहां है? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने स्ट्रक्चर आपको पीछे बना के दिया था उसमें मैंने ग्रीन पार्ट कहां रखा है? कलर देख रहे हो? ग्रीन पार्ट कहां है? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं पिगमेंट्स। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं, और भी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको फोटो सिस्टम बोलते हैं हम। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा होगा 11th में उनको स्ट्राइक कर गया होगा। क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलते हैं कुछ फोटो सिस्टम, उनमें होते हैं पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा आउटर और इनर मेम्ब्रेन में नहीं मिलेगा, कलर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of plastids does not contain stored food material? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है? स्टोरेज हो सकती है लेकिन फूड मटेरियल की स्टोरेज नहीं है। क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। देखा? हाँ, तो कौन सा आ जाएगा आंसर में? अमाइलो में स्टार्च स्टोर करते हैं, एलियो में ऑयल्स स्टोर करते हैं या फैटी एसिड्स, फैट्स स्टोर कर रहे हो। एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कि आपके पास पिगमेंट्स आती हैं बेटा, और पिगमेंट्स आर नॉट स्टोरेज फूड मटेरियल। ठीक है, खाना नहीं है वो। अब आता है लास्ट पार्ट, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज समथिंग दैट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। क्यों? यूकैरियोटिक सेल में सेल बड़ा है, ठीक है, तो उसके साइटोप्लाज्म को अंदर से एक स्केलेटन चाहिए।
ये स्केलेटन फाइब्रस है, धागे जैसा, ठीक है। प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन का बना हुआ है वो धागे, प्रोटीन के बने हैं ये धागे। फाइब्रस, प्रोटीनेशियस, नेटवर्क, जाल सा बिछा हुआ है अंदर। देखो आपको इस स्ट्रक्चर में देख के पता चलेगा, कुछ हद तक ये स्ट्रक्चर आपको देखो पता चलेगा, इसको देख के दिख रहा है ना, ग्रीन रेड ब्लू, ये वो सब कुछ क्या है आपके पास, साइटोस्केलेटन। इसका मेन काम, मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट। कैसा ट्रांसपोर्ट, ये ना केबल है, जैसे आपकी वो नहीं केबल कार, एक हिल से दूसरे हिल तक आपको ऐसे लेके जाएगा बिठा के, ये वो काम करता है। वेसिकल को पकड़ लेता है और एक जगह से ड्रम करता हुआ दूसरी जगह पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट, मेजरली ज्यादातर इंट्रा विद इन द सेल, इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, विद इन सेल के अंदर, विद इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसके लिए हमने कुछ धागे बांध दिए यहाँ से वहां, ताकि हम आराम से चीजों को इधर उधर भेज सके। और वो धागे किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। हमारे पास 3 तरीके के धागे हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट आर इन्वॉल्व इन हियर, साइटोस्केलेटन में, जो साइटोप्लाज्म को भी गोल गोल घुमाते रहेंगे और चीजों को भी इधर उधर मूव कराते हैं। पहला आता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। दूसरा आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। और थर्ड आता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ खास डिटेल बताई नहीं है, लेकिन इसको जान लोगे ना तो काफी कंफ्यूजन दिमाग से खत्म हो जाएंगी। इतना बताया नहीं एनसीईआरटी तो 3 लाइन में खत्म कर गया इसको, बस इतने में ही खत्म कर गया वो। लेकिन इसको जान लोगे तो बाकी चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। तो बस ध्यान से सुन लेना चाहे तो, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ठीक है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है सीलिया और फ्लैजेला, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला, ये स्ट्रक्चर तो अच्छे से बताए ना एनसीईआरटी ने, उनको समझने में बेटा मदद होगी। तो प्लीज इतना कर लेना कि अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश करना। धागे हैं, 3 तरीके के धागे बने हुए हैं, बस वो 3 धागे बता रही हूं आज, ठीक है। उन धागों से क्या बुनेगा, क्या बनेगा, वो बुनाई जो होनी है ना, वो कल करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, उल्टा स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये काफी बड़े भी हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का साइज आ जाता है अराउंड 25 नैनोमीटर का, मोटा धागा है ना, और हॉलो है, बीच में से गायब है, ठीक। किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो। आपने जेम्स का ऐड देखा होगा, वो पिंगला पिंगला पिंग पिंग वाला, याद है? वो याद है, एक जेम्स निकालता है, पूरा ऐसे डुम गिरता है। वो जो जेम्स का ऐड है ना, वो इसका एकदम बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने लिया एक पर्पल जेम्स और एक पिंक कलर का जेम्स, या फिर आप यही दोनों कलर ले लो, पर्पल और येलो, ठीक है। आपने पर्पल और येलो कलर का जेम्स लिया। पर्पल वाला है अल्फा सब यूनिट, बीटा वाला, ये येलो वाला है बीटा सब यूनिट। आपने दोनों को चॉकलेट से जोड़ दिया। क्या किया आपने? चॉकलेट से जोड़ दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया? डाइमर। 2 मॉलिक्यूल साथ जुड़े हुए हैं। ट्यूबुलिन, हेट्रो, हेट्रो क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के, एक पर्पल एक येलो। अगर येलो येलो जुड़ा होता तो होमोडाइमर हो जाता, पर्पल पर्पल जुड़ा होता तो होमोडाइमर हो जाता। पर्पल येलो जोड़ा, हेट्रोडाइमर। बढ़िया। अल्फा बीटा दोनों सब यूनिट जुड़ गए, जुड़ा। अब इसको अरेंज कर दिया 13 रिंग, 13 ऐसे डाइमर लिए मैंने, और येलो साइड से देख रहे हो आप,
पर्पल और येलो है तो आपने एक रिंग में रखा उसको, तो आपको ऊपर से देखोगे तो पर्पल दिखेगा, पीछे से देखोगे तो येलो दिखेगा, जिस भी साइड देखो। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने रखे हमने, 13 को रखा रिंग में। इस एक का साइज है 5 माइक्रोमीटर, 5 नैनोमीटर। इसका साइज है 5 और बीच का डिस्टेंस है 15। तो टोटल कितना हो गया, 25। समझ में आए, गड्ढा 15 नैनोमीटर का बन गया, थिकनेस हो गई कुछ अराउंड उसकी 5 ये लगाए हमने 13 रिंग में। ठीक है, अब आपकी जो रिंग बन गई थी ना 13 सब यूनिट्स की, 13 ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर की, इसके पीछे आपने एक और रिंग लगा दी, उसके पीछे आपने एक और रिंग लगा दी, तो ये रॉड बन गई है। ध्यान से देखो, येलो पर्पल का एक साथ, ठीक है, फिर येलो पर्पल का एक साथ आपने चिपका दिया, फिर येलो पर्पल वाला एक रिंग आपने चिपका दिया, येलो पर्पल वाला, येलो पर्पल वाला, आपने पूरा एक रॉड बना दी और वो रॉड अंदर से खोखली है। इस पूरे रॉड को हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसे दिख रहा है, ये दिखा एक, ये 2, ये 3, ऐसे 4, कितने होंगे बेटा ये रिंग में डायमीटर में कितने पूरे उसके पेरिफेरी पे कितने लगे थे, 13। तो इन सिंगल को हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। 13 पतले पतले धागों का एक रॉड बना दिया हमने। जैसे आप इमेजिन करो कि मैं ऐसे पेन ले लूं और ऐसे हमने कितने पेन ले लिए, 13 पेन ले लिए, और वो पूरा घूम के 13 पेन्स बीच में एक पोर के साथ, ठीक है, ये 13 पेन्स होंगे, 13 पेन्स लगे हुए हैं, तो एक इंडिविजुअल आपका क्या हो गया, प्रोटोफिलामेंट हो गया। समझ में आई मेरी बात, प्रोटोफिलामेंट हो गया। 13 प्रोटोफिलामेंट्स हॉलो, डायमीटर 25 नैनोमीटर। अब समझो इधर काम कहाँ आएगा, मैम फंक्शन क्या है इसका, बना दिया आपने फंक्शन, सेल डिवीजन से इन्वॉल्व है। जहां सेल डिवीजन की बात आई, माइक्रोट्यूब्यूल चिपका दो, स्पिंडल फाइबर ये बनाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। सीलिया फ्लैजिला, क्योंकि वो सेंट्रियोल से बनते हैं और सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, इसलिए ये भी यहीं आ गया। और प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे स्पिंडल फाइबर का कितना यूज है। स्पिंडल फाइबर आपका सारा सेल डिवीजन कराता है बेटा, स्पिंडल फाइबर नहीं बना सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा, इस चीज को गांठ बांध लो। स्पिंडल फाइबर इज इन्वॉल्व फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, पूरा नाच नाच के जो बीच पे पहुंचेंगे फिर इधर उधर पहुंचेंगे, वो सारा ड्रामा कौन करके देगा, ये महाशय माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो याद करने का तरीका, जो भी फंक्शन सेल डिवीजन से रिलेटेड है मेजरली, माइक्रोफिलामेंट, ये बहुत छोटू है, नुन्नू से 6 नैनोमीटर डायमीटर और सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, हॉलो नहीं है, पीछे वाले की तरह बीच में छेद नहीं है, ऐसे पूरा सॉलिड है। ये बना हुआ है एक्टिन एंड मायोसिन का, पतले पतले धागे हैं ये। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा एक चीज और, इधर इधर एक चीज और समझो, मैंने जेम्स वाला आइडिया वो दिया था ना, जैसे आप एक को तोड़ते थे तो पूरा गिरता है वो जेम्स में हैंड में, इधर क्या होगा, आपके पास ये जो साथ चिपकने की कहानी है ना, जो मैंने बोला कि आपने एक पर्पल येलो रिंग के साथ एक पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल येलो ऐसे जोड़ते गए तो एक रॉड बन गई। इसके जुड़ने के लिए और टूटने के लिए, फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन,
एंड डिसोसिएशन आपको जरूरत पड़ेगी कैल्शियम आयन की और उसके साथ साथ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ जीटीपी। आपने आज तक एटीपी नाम की एनर्जी सुनी होगी, वैसे ही गुआनिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है, वो भी एनर्जी जैसे ही काम करता है, यहां काम करेगा। तो जुड़ने के लिए और टूटने के लिए कौन चाहिए? कैल्शियम आयंस और जीटीपी। अब देखो जैसे क्या होता है, आप यहां हो, ठीक है, यहां से टूटे तो छोटा हो गया फिलामेंट, आगे जुड़ जाएंगे, मूव कर गए आप, इधर से टूट गए, इधर जुड़ गए, इधर से टूटा, इधर जुड़ा, देख रहे हो आप, मैं मूव कर गई हूं इधर। इतना साइज था सिलेंडर का, ठीक है। इमेजिन करो यहां से टूटने शुरू हुए, ये जेम्स गिरने शुरू हुई, छोटा हो गया साइज, लेकिन आगे की तरफ जुड़ रही हैं, इधर से गिरी, आगे जुड़ गई, मूव कर रहा है ना, दैट इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। और इसी के हिसाब से मूव कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पिचकता नहीं है, जगह ही नहीं है पिचकने की, कोई प्रोटीन ही नहीं है जो पिचक सके, तो ये टूटता है, जुड़ता है, आगे चल जाता है। ये एक्टिन मायोसिन के साथ सब यूनिट से बना हुआ आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शेप देना, सेल शेप, सेल का शेप, स्ट्रक्चर, वो तो खैर सारे ही मदद करेंगे क्योंकि ये स्केलेटन है, ये साइटोप्लाज्म का स्केलेटन है, वो सब मदद कर रहे हैं। जनरल पॉइंट है, जनरल बोल देना, सब्जेक्टिव में आ जाए तो ट्रांसपोर्ट का काम, ठीक है, क्योंकि धागे हैं, हमें तो बाल्टियां भर भर के फेंकनी थी ना, यहाँ वेसिकल चिपकाने थे इन पे, छोटे छोटे वेसिकल्स लगा लगा के, जा बेटा तू आ जा, तू आ जा, ये काम करना था। माइक्रोफिलामेंट्स जो साइटोस्केलेटन का एक हिस्सा है, ये ट्रांसपोर्ट में ये भी काम करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल भी काम करेगा, ठीक है, और सेल का शेप और स्ट्रक्चर देने में भी दोनों का सपोर्ट होगा, दोनों का काम होगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ काम आती है आपके, कब डायनामिक हो जाती है? जब उसको एंडोसाइटोसिस करना हो, जब उसको एक्सोसाइटोसिस करना हो, तो बेंड होने के लिए बाहर की तरफ बेंड होना है, अंदर की तरफ बेंड होना है, कौन करवाएगा? माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। फिर अमीबा में, अमीबा में स्यूडोपोडिया बनाना। स्यूडोपोडिया क्या होता है? उसके फॉल्स पैर, जिससे वो खाना अंदर लेता है ना, तो वो भी यही काम कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बेंड करा रहा है, तो वो हो गई फिर से चीज। और सेल फरो का बनना ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जब आपके पास सेल डिवीजन होगा तो उसमें अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच लिया जाता है, तो खींचने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन खींचेगा? माइक्रोफिलामेंट। हो गया यार यहीं कहीं? अच्छा मुझे बताओ, बैक्टीरिया में जो मीजोजोम बन रहा था, बैक्टीरिया में जो मीजोजोम बन रहा था, क्या वो भी माइक्रोफिलामेंट का बना हुआ था? याद है आपको इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऐसे ऐसे भी बन रहे थे? मीजोजोम नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, बैक्टीरिया में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बच्चा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टू कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका साइज नियरली रहता है 10 नैनोमीटर, और ये भी आपके सॉलिड है, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, ये क्योंकि बहुत बाद में डिग्रेड होते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू डिग्रेड, डिफिकल्ट टू डिग्रेड और ब्रेक डाउन, और मिलते बड़े मस्त मस्त कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही हैं, जैसे कि न्यूक्लियस को उसकी जगह पर रखने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस आपका ज्यादा मूव नहीं करता, एक तो है इतना बड़ा, उसी न्यूक्लियस से ईआर निकला हुआ है ना,
अब क्लोरोप्लास्ट मूव कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर सकता है क्योंकि अकेला ऑर्गेनल है, थोड़ा शिफ्ट भी हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई आजा जगह बना लेता हूँ। न्यूक्लियस को हिलाने का मतलब है मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी उसके साथ हिलाऊंगी, नहीं बाबा इतना टेंशन नहीं लेना। तो न्यूक्लियस को उसकी जगह पर चिपका के रखने के काम आता है। तो सम न्यूक्लियर फाइबर्स, और आपका जैसे हेयर है ना, ये बाल, केराटिन फाइबर्स, ये सब बनाने के काम आता है ये, ठीक है। लिटिल डिफिकल्ट टू डिग्रेड, साइज बीच में आएगा इसलिए इसका इंटरमीडिएट फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसको होल्ड करे हुए, ये काइंड ऑफ इसको इसकी जगह पर रखे हुए ग्रीन वाला, ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो आज तक का सारा रिवाइज करना। आज हमने पढ़ा है साइटोस्केलेटन के तीनों टाइप्स, हमने कर लिया राइबोसोम्स, हमने कवर कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड हमने कवर कर लिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज, मेक श्योर आप इसको रिवाइज करके आओ, स्पेशली साइटोस्केलेटन को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मैं कराऊंगी सेंट्रियोल एंड सीलिया, फ्लैजेला और न्यूक्लियस, ठीक है। तो चैप्टर अगली क्लास में हो जाना चाहिए खत्म। प्रैक्टिस के बहुत सारे तरीके आपके लिए हम लेके आ रहे हैं 2021 के लिए। जो बच्चे प्रिपेयर हैं दे कैन गिव देयर टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दीज बैचेस, इसको प्लीज यूज कर लेना, बम्पर ऑफर है, एनरोल फॉर 3 months एंड गेट 1 month फ्री, ठीक है। 3 month का सब्सक्रिप्शन लो फटाफट से और 1 महीने का फ्री पाओ। तो आप 3 month वाले को टारगेट कर सकते हो, कोड कोमल लाइव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे नए नए और कोर्सेज भी हैं। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th of March, तो इसके लिए एनरोलमेंट ज़रूर कर लेना, लास्ट मोमेंट में क्वेश्चंस ही मदद करते हैं। फ्री टेस्ट चाहिए अगर, तो फ्री टेस्ट भी बहुत सारे हैं, हर दिन कोई ना कोई टीचर का फ्री टेस्ट होता है। तो आप ये सारी चीज़ों में से जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो बेटा। कॉम्बैट इज ऑल्सो देयर, आई थिंक ये तो हो गया होगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट जिन जिन बच्चों ने दिया था। कोमल लाइव कोड है बेटा, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक भी होगा, तो मेक श्योर उसके लिए भी आप इसको भेज दो, ठीक है। एनरोल कर लेना, मेक श्योर जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगी। को ये आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, नीट यूजी पे जाओ, प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाओ एंड गेट सब्सक्रिप्शन। फ्री क्लासेस के लिए आप यहाँ भी आ सकते हो, ये पेड होती है क्लासेस, यहाँ पे चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट है ये हमारा, ये फ्री क्लास का पिटारा, ठीक है। तो यहाँ 9 PM क्लास होती है हमारी, फ्री क्लास होती है। और हाँ इतने सारे ड्यूरेशन है, जो मन करे उसको चूज करो, बट 1 महीना बहुत कम हो जाता है, तो आई थिंक थोड़े टाइम में हट ही जाना है, लेकिन वो ट्रायल के लिए ही है और ट्रायल आपको फ्री क्लास में मिल जाता है। तो गो फॉर मोर देन लाइक 3 months ऑफ कोर्स और 6 months ऑफ कोर्स, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको, टीचर्स को अच्छे से समझ सको। और अभी अप्रैल में नए बैचेस स्टार्ट होंगे फॉर 2022 एज वेल एज फॉर 2023, तो एनरोलमेंट अभी करा लो ताकि मार्च में आप टीचर्स ढूंढ लो जिनसे आपको पढ़ना है, जिनके साथ आपका टाइम कंपैटिबल हो रहा है, और फिर आप अप्रैल से उनके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोमल लाइव आपका कोड है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो यूज द कोड, गेट योर 10% ऑफ, ठीक है बच्चा। ओके, ये ड्यूरेशन आइकॉनिक कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। आप प्राइस देखोगे तो बहुत ही कम है, जिसमें कि आपको एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी मिल जाती है, एक मेंटोर भी मिलता है। वो आपको पेपर के एनालिसिस में, प्लानिंग में, कि मेरा दिन में कैसे प्लान करूं कि ज़्यादा रिवाइज भी कर सकूं, पेपर भी दे दूं, पढ़ भी लूं, क्लासेस भी अटेंड कर लूं, एनालिसिस उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, प्लस जो टेस्ट सीरीज होंगी वो सब, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का सिर्फ एक टीचर नहीं बेटा, सारे टीचर्स आपको मिलते हैं, जितने अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, जिससे पढ़ना है पढ़ो, कोई वो नहीं है कि इनसे नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, है ना। नॉलेज है सब जगह बट रही है, जिधर से समेट सको, जितनी समेट सको उतनी समेट लो। कोमल लाइव कोड है आपका, यूज द कोड टू गेट योर 10% ऑफ। और इनके लिए जल्दी से जल्दी एनरोल करो ताकि आप लोगों को थोड़ी मदद हो जाए, स्पेशली जो अभी 12th में जा रहे हैं बच्चे, है ना, जो 11th में है, जो 2022 का नीट अपीयर करेंगे, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मैं बोलूँगी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो बोर्ड्स हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नीट का पेपर हो, आई थिंक दिस विल हेल्प, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं प्लस पे जो
बोर्ड ओरिएंटेड भी आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस टीचर का प्लस एक मेंटोर का आपको साथ के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट से सारे के सारे वीडियो को। यहाँ पे आपका टेलीग्राम पे पीडीएफ और डीपीपी दोनों अपडेट हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। और कोमल लाइफ कोड है आपका, लगा देना। और अगर फ्रेंड्स को, फैमिली, जूनियर, सीनियर जिसको जानते हो उनको ज़रूर बताना कोमल लाइफ कोड। एंड थैंक यू सो मच। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी जो मैं 10:30 ओपन करूँगी फॉर डाउट्स। तो आप अपने डाउट्स यहाँ पर भी भेज के पूछ सकते हो। ओके, टिल देन सी यू लेटर, बाय बाय एंड टेक केयर। और पढ़ाई करते रहो बेटा, मेहनत करते रहो।